अपनी पूंछ में अग्नि लगा करके जला डाली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनीत से कमाई हुई लंका सोने की एक ना एक दिन जलेगी। और जानते हो अनीत का धन कैसा होता है? लंका जली तो जली, लंका जली तो जल गई, लंका के साथ साथ रावण के सगे संबंधी सभी मारे गए कि नहीं? ये होती है अनीत। अनीत से रावण के पुत्र पौत्र नाती पंती पोते जितने भी थे सब खत्म हो गए। अनीत से कमाया हुआ धन अगर अपने पुत्र पौत्रों को खिलाओगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है, लंका के समान एक दिन वो वीरान ही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए धन नीति से कमाना चाहिए। जो धन परम पवित्र हो, जो धन अजर अमर हो, नीति से कमाया हुआ धन अजर अमर होता है। हमारे पुत्र पौत्र इत्यादि उस धन का सेवन करेंगे, अवश्य ही सुखी रहेंगे और दिन दूने हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनीत से कमाया हुआ धन लंका के समान होता है, एक दिन जल जाएगा, झुलस जाएगा और पूरे कुल को ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए नीति से कमाया हुआ सोना है जिसमें भगवान का वास है। भगवान कहते हैं नीति से कमाए हुए कंचन में मेरा वास है। तो इसका मतलब है राजा परीक्षित के मस्तक पर कलयुग बैठ गया तो वो मुकुट नीति का नहीं था, अनीत का था, तभी तो कलयुग को स्थान मिला। नीति का होता तो कलयुग को स्थान नहीं मिलता। और ये सच है कि वो राज मुकुट नीति का नहीं था बल्कि अनीत का था। वो राज मुकुट ना तो राजा पांडु का था, ना धर्मराज का था, ना भीम इत्यादि इन पांचों भाइयों में से किसी का नहीं था। वो राज मुकुट कहां से आया? जो राजा के मस्तक पर रखा था। एक बार श्री भीम जी ने जरासंध का वध किया था। जरासंध को जब मार दिया, जरासंध का राज मुकुट भीम ने छीन लिया था और छीन करके माता कुंती को ला करके दिया। माँ कुंती ने उस राज मुकुट को खजाने के रूप में जमा कर दिया था। जब राजा परीक्षित का राज तिलक हुआ तो खजाने में से वही राज मुकुट लाया गया और राजा के मस्तक पर रख करके उनका राज तिलक कर दिया गया। बस यही कारण था कलयुग को राजा के मस्तक पर बैठने का मौका मिला, तभी राजा के मस्तक पर कलयुग बैठ गया, वरना कलयुग के लिए कोई स्थान था नहीं, क्योंकि राजा कर्मयोगी थे। जैसे ही कलयुग बैठा, एक कर्मयोगी धर्मात्मा राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। कलयुग जिसके सर पे बैठ जाए, अब जिसके सर पे ही परीक्षित जी कलयुग बैठाओ, क्या वो व्यक्ति अच्छा काम करेगा? नहीं करेगा। जिसके सर पे कलयुग बैठ जाए वो व्यक्ति बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। राजा की बुद्धि तभी से भ्रमित हो गई, सर में कलयुग बैठ गया। राजा आसन पर विराजमान हुए और तुरंत राजधानी के लिए चले आए। राज सिंहासन पर आकर के विराजमान हो गए। पहले तो प्रजा का पालन बड़े ध्यान से किया करते थे, लेकिन अब बुद्धि भ्रमित रहती है, कुछ ध्यान में नहीं रहता है। जब तक मस्तक पर राज मुकुट रहता है तब तक राजा की बुद्धि भ्रमित रहती है, और जब राज मुकुट उतार करके नीचे रख देते हैं तब राजा को ऐसा लगता है कि मैं कैसा राजा। और जब राजा को प्यास लगी, राजा परीक्षित ने क्या किया? जलपान करने के लिए जलाशय की खोज की। जलाशय की खोज करते करते राजा परीक्षित श्रमिक महात्मा के आश्रम पर जा पहुंचे। और जैसे ही श्रमिक महात्मा के आश्रम पर गए तो वहां जाकर के देखा, क्या एक आश्रम मिला। आश्रम के दरवाजे के सामने एक महात्मा जी अखंड समाधि लगाए हुए बैठे थे। राजा ने विचार किया, यह है और कोई महात्मा समाधि में लीन है, अवश्य ही इनके आश्रम में कोई जलाशय की व्यवस्था होगी, मैं जलपान करके प्यास बुझा लूंगा। राजा ने क्या किया? वही आश्रम के बाहर अपना अश्व खड़ा कर दिया, लगाम सी छोड़ दी। आश्रम के अंदर